अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 जो A2 लेवल की है उसका चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्दर अलजबरा का लेक्चर नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शंस में लास्ट टाइम हमने केस नंबर 1 किया था और केस नंबर 2 किया था, जिसमें केस नंबर 1 में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बनते हैं और केस नंबर 2 में हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं। आज हम करेंगे अपना केस नंबर 3। केस 3। अब केस 3 में क्या है, हमारे पास आ जाता है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर में क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर की हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास सारे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम किए जा रहे हैं सबके सब एग्जांपल्स के थ्रू ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं 8 + 2x - x²। 8 + 2x - x² divided by x - 1 x² + 2 divided by x - 1 and x² + 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है x² + 2। उसके साथ एक लीनियर फैक्टर भी है, उसके साथ दो लीनियर फैक्टर भी हो जाएं, उसके साथ रिपीटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने ये सीखना है कि हम क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे, पार्शियल करेंगे। अब हम करते क्या हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में जितनी ब्रैकेट्स होती हैं हम उसके मुताबिक देख लेते हैं कि कितनी फ्रैक्शंस बनेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हैं तो 2 फ्रैक्शंस बनेंगे, सेंटर में साइन प्लस का डाल देंगे। एक बन गया लीनियर फैक्टर की फ्रैक्शन और एक बन गई क्वाड्रेटिक फैक्टर की फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर के अंदर जो लीनियर फैक्टर है वहाँ पे तो हमने a पुट कर दिया, हम केस नंबर 1 में भी देख चुके हैं, केस नंबर 2 के अंदर रिपीटेड फैक्टर में भी देख चुके हैं। अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। इसके न्यूमरेटर में सिंपल हम b नहीं लिख देंगे, इसके न्यूमरेटर में आएगा bx + c। ये कंफ्यूज कर देती होती है चीज़, ये भूल जाती होती है चीज़, लेकिन 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए यूं याद आ जाएगी, यूं याद हो जाएगी। आपका लीनियर फैक्टर हो a b c, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं a b c, रिपीटेड फैक्टर्स हैं a b, 2 रिपीटेड फैक्टर्स हैं a b c d, हर एक फ्रैक्शन के ऊपर a b c अलग अलग। लेकिन जैसे ही आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो आपने क्या करना है, bx + c, मतलब उसके साथ कोई लीनियर फैक्टर है तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आप पहले लिख देते हैं तो ax + b और लीनियर फैक्टर बाद में लिखते हैं तो लीनियर फैक्टर के ऊपर c आ जाएगा। इसके बाद वाला काम वही है जो हम बाकी केसेस के अंदर करते आए हैं। अगर मैं यहाँ का डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 + 2x - x² = a × x - 1 × x² + 2 प्लस bx + c। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x - 1 के साथ और x² + 2 के साथ। ये डिवाइड हो रहा है x - 1 से, ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, x² + 2 के साथ। हम पहले भी इसी तरह करते हैं, मैंने इस दफ़ा दोबारा पूरी इक्वेशन लिख के सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि अगर किसी के जहन से निकल गया है तो वो इसको दोबारा देख लें। अब x - 1 कैंसिल हो गया x - 1 से, x² + 2 कैंसिल हो गया x² + 2 के साथ। हमारे पास क्या बच गया, 8 + 2x - x² = ये रह गया a × x² + 2 प्लस bx + c, इसके साथ रह गया x - 1। डिनोमिनेटर्स तो हमारे पास ख़त्म हो गए। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या कि जब bx + c है ये कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 के साथ। मैंने कुछ स्टूडेंट को जो मिस्टेक करते हुए देखा वो ये करते हैं कि इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, जिसकी वजह से जब बाद में सॉल्व कर रहे होते हैं सिर्फ c को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब वो सिर्फ c को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो bx जो है वो मिस आउट हो जाता है और सीधा सीधा इजी मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, bx + c
कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। ठीक होगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप क्या था हमारा, अगला स्टेप ये कि हम a, b या c किसी में से जिनको हम एलिमिनेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने x की कोई एक अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज़ करनी है। अब x की अप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ पे हम कैसे चूज़ करें, अगर मैं सिर्फ a को 0 बनाता हूँ तो मेरे पास b भी बच जाता है, c भी बच जाता है। तो मैं एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स तो नहीं निकाल सकता। तो पहले मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी तरह मैं bx प्लस सी सारा 0 कर दूँ। तो अगर मैं x माइनस 1 वाली ब्रैकेट इसको 0 बना दूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ +1। हमने x की वैल्यू ली x इक्वल्स +1। जब x इक्वल्स +1, 8 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू 1 माइनस 1, मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस, अब x माइनस 1 हो गया 0, क्योंकि +1 है वो 0 हो जाएगा। फिर भी एक दफ़ा लिख देते हैं bx प्लस सी इंटू 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। तो bx प्लस सी की पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो गई। जब bx प्लस सी की पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके 0 हो गई तो हमारे पास क्या बचता है, 8 प्लस 2 10 माइनस 1 9 इक्वल्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 3a। अब bx प्लस सी वाली सारी ब्रैकेट क्या हो चुकी है, 0। जब ये सारी ब्रैकेट 0 हो चुकी है तो हमारे पास 3a 9 इक्वल्स टू 3a, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। अब a तो फाइंड कर लिया, x की ऑप्शन अभी भी हमारे पास मौजूद है कि हम x की कौन सी वैल्यू चूज़ करें। लेकिन अब हम 1 नहीं चूज़ कर सकते, +1 नहीं चूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे b भी एलिमिनेट हो जाएगा, c भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमें तो अब b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो हम +1 चूज़ नहीं करेंगे, हम कोई और वैल्यू चूज़ करते हैं। अगर मैं -1 चूज़ करता हूँ, a की वैल्यू आ भी गई है हमारे पास, हम a की वैल्यू पुट भी कर दें, फिर भी एक इक्वेशन के अंदर b भी रह जाएगा, c भी रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैं x की वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ 0। तो x की वैल्यू मैंने चूज़ की, यहीं पे कर लेते हैं x इक्वल्स 0। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो हमारे पास क्या चल रही है, ये इक्वेशन असल चल रही है 8 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 8 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स, अब a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ना। तो अगर आप लिखना भूल जाएं a इंटू एक्स स्क्वायर, आप लिख देते हैं दोबारा से a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू 0, ठीक है, और प्लस c इंटू 0 माइनस 1। अब यहाँ पे भी a आता है तो a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी 0 ये भी 0। 8 इक्वल्स a इंटू 0 प्लस 2, जो a की वैल्यू है वो है 3 इंटू 0 प्लस 2, हम a की जगह 3 की वैल्यू रख देते हैं। 3 इंटू 2 इज़ 6। अब b मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया 0। अब ये मत समझिएगा b 0 हो गया तो c भी 0 हो गया, c इंटू माइनस 1। तो 8 इक्वल्स 6 माइनस c, तो c की वैल्यू क्या आती है, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इक्वल्स माइनस c, और c आ गया -2। c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू। हम x की वैल्यू अब +1 भी नहीं पुट कर सकते और x इक्वल्स टू 0 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम ये +1 पुट करेंगे तो c ख़त्म हो जाएगा। अगर b ख़त्म भी हो जाए, सॉरी, हम x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, +1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि c ख़त्म हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, c फाइंड करना है ना, तो c नहीं एलिमिनेट होना चाहिए। तो बेशक x की वैल्यू 0 ही पुट कर लें दोबारा। x की वैल्यू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दोबारा हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, हमारे पास सिर्फ बन जाता है 8 इक्वल्स
ए की जगह वो यहाँ पे वही 0 पुट किया, तो ए की जगह 3 पुट किया, आंसर आया 6 प्लस बी की जगह 0 पुट हो चुका है ऑलरेडी। अरे हम दोबारा सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, नहीं मिस्टेक हो गई ना थोड़ी सी। सी नहीं फाइंड करना, सी फाइंड कर लिया है, बी फाइंड करना है। सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि हम बी फाइंड कर चुके हैं, मैं माजरत करता हूँ। हमने फाइंड करना है अभी बी, तो बी के लिए हम 0 नहीं पुट कर सकते और पॉजिटिव 1 भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ना हम 0 पुट कर सकते हैं, ना हम पॉजिटिव 1 पुट कर सकते हैं। तो हम बी के लिए क्या करेंगे, कोई भी और वैल्यू ले लेंगे। हम सिंपल x इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू -2 ले लो, x इक्वल टू -1 ले लो। तो 8, मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स a की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, हम x की वैल्यू ले रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 6 प्लस यहाँ पर आ जाता है अब b, हमने b फाइंड करना है, b मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि b के साथ x है, प्लस c की वैल्यू है हमारे पास -2, तो वो -2 आ जाएगा यहाँ पे, और एंड पे 2 -1। 8 प्लस 4 -4 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 8 रह गया, इक्वल्स 3 6 18 प्लस 2b -2, 2b -2, 2 -1 1 होता है हमारे पास। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो b की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 18 इधर जाके माइनस हो गया, -10 इक्वल्स 2b -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 इक्वल्स 2b, और 2 डिवाइड हो जाएगा तो b का आंसर आ जाएगा -4। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई -4। हमने जो इक्वेशन बनाई थी, क्या ये बनाई थी ना, आप अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई हमारा जो आंसर है, ठीक है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय x -1 प्लस -4 bx -4x -2, c की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय तो x स्क्वायर प्लस 2। आप ये आंसर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक हो गया। तो वो बीच में एक छोटा सा वो मैं समझा c की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली b की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो चीज़ वही है जो हमने पहले की केस के अंदर, फ़र्क कहाँ पर आया, सिर्फ आपके पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको वहीं पे न्यूमरेटर में bx प्लस c कर देते हैं। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं, ताकि जो छोटी सी बीच में ऐसी हमारे पास जो कन्फ्यूजन हो गई थी हम उसको कवर अप कर लें। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आ गई, अब जब आप इसको यहाँ से -4x आप इसको ब्रैकेट ओपन करके अगर लिखना चाहते हैं, तो हम ये गलती नॉर्मली स्टूडेंट्स कर देंगे, यहाँ पे माइनस प्लस की जगह माइनस लिख दिया। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाय x -1 माइनस कर दिया कि सर 4 के साथ माइनस है। तो जब ये माइनस आपने एक तरह का कॉमन ले लिया इस पूरे न्यूमरेटर में से, तो जब आप आगे लिखेंगे तो फिर 4x प्लस 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पे माइनस ही लिखा रहने देंगे तो वो गलत हो जाएगा। माइनस एक कॉमन ले लिया, फ्रैक्शन से कॉमन ले लिया माइनस न्यूमरेटर से, और आपके पास न्यूमरेटर में 4x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो इस मिस्टेक का भी ज़रा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, हम एग्जांपल करने लगे थे, और इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास ही सामने लैपटॉप के अंदर ये क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। मैंने जैसा लास्ट टाइम भी बताया था, मेरे से क्वेश्चंस याद नहीं होते। तो हमारे पास एक एग्जांपल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक x एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। यही चीज़ जो हमने पहले की अभी भी हम करेंगे। हमें ये पता है कि इसकी दो फ्रैक्शंस बनेंगी। क्या बनेंगी? दो फ्रैक्शंस बनेंगी। जब दो फ्रैक्शंस बनेंगी, एक का डिनोमिनेटर आ जाएगा x, एक का डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एक का न्यूमरेटर तो a आ गया क्योंकि वो लीनियर फैक्टर है। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर का न्यूमरेटर क्या आएगा? bx प्लस सी, bx प्लस सी। ठीक, अब हम बाकी स्टेप वही रिपीट करेंगे जो पहले हम करते आए हैं कि ये सारा डिनोमिनेटर थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर्स के साथ। जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज इक्वल्स x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x कैंसिल होने के बाद रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी न्यूमरेटर उसमें ब्रैकेट्स में इनटू x, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ चूज़ करनी है x की अप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, एक चीज़ और देख लें यहाँ पे कि अगर आप कभी a की वाली ब्रैकेट को ज़ीरो बनाना चाहें तो नहीं बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो करें। मैंने मेथड बताया था, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो किया तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स माइनस 1 हो गया, तो ये तो x इक्वल्स अंडर रूट ऑफ माइनस 1 आ गया। तो ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे आगे। नेक्स्ट, इसमें जो चीज़ है, अब हमें किसी तरीके से a, b या c में से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं c फाइंड करना चाहता हूँ तो b और a को ज़ीरो बनाना है। अगर मैं b फाइंड करना चाहता हूँ तो c और a को भी ज़ीरो बनाना है। अगर a फाइंड करना चाहता हूँ तो bx प्लस c, मतलब b और c दोनों को ज़ीरो बनाना है। तो अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ x इक्वल्स टू ज़ीरो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये पूरी ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगी ना। तो पहले a फाइंड कर लेंगे हम। जब ज़ीरो पुट किया, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ रह गया 2। तो मैं ज़रा शॉर्ट करके चल रहा हूँ आगे, इक्वल्स a इंटू ज़ीरो प्लस 1। अब ये पूरी ब्रैकेट ज़ीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास bx प्लस सी ये सब का सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, तो x की जगह भी यहाँ पर भी ज़ीरो। ठीक है, थोड़ा छोटा सा हो गया। 2 इक्वल्स ज़ीरो प्लस 1 1, a रह गया, ये सब ज़ीरो हो गया तो a की तो वैल्यू डायरेक्टली आ गई हमारे पास। a क्या आ गया? 2। अब आएगा मसला। मसला क्या आएगा? मसला ये कि देखो भाई, अगर आप ज़ीरो लेते हैं b को ज़ीरो करने के लिए कि चलो हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, x को हम ज़ीरो ले लेते हैं कि b ज़ीरो हो जाए, तो फिर तो c भी ज़ीरो हो जाता है। और अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो नहीं लेते हैं कि ताकि b ज़ीरो c ज़ीरो ना हो, तो b भी ज़ीरो नहीं होता। तो अब हमारे पास तो दो यहाँ पे वेरिएबल्स बचते हैं इन एनी केस। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी सारे सिनेरियोज आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी, पास पेपर्स के अंदर भी। आपने इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्या करना है? करना ये है कि भाई कोई भी एक वैल्यू ले लो। मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1। अब जब मैंने x इक्वल्स टू 1 लिया, 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 माइनस x 3 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 1 ली है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 प्लस 2 इक्वल्स a की वैल्यू है 2, 2 पुट किया इनटू 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अब b इंटू एक्स, b इंटू 1 प्लस c इंटू 1, क्योंकि आखिरी x 1 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन कैसे बन रही है? 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 1 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 4 प्लस b इंटू 1 b प्लस c, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई 1 से हो रहा था, तो b प्लस c की फॉर्म में एक हमारे पास इक्वेशन आ गई
विच इज़ b प्लस सी इक्वल्स -3। यहीं पे अगर हम x की कोई और वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है, x की और कौन सी वैल्यू लें, x की हम कोई एक वैल्यू और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2, ठीक है। मैं नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर कम ही जाता होता हूँ क्योंकि मुश्किल हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन में एरर का चांस ज़्यादा होता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 -3 इंटू 2 6 प्लस 2 इक्वल्स a की वैल्यू हमारे पास है 2, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 प्लस अब bx क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमने 2 चूज की तो bx बन गया हमारे पास 2b प्लस c इंटू x हमारे पास आ गया 2। अब 8 माइनस 6 2 2 प्लस 2 4 इक्वल्स 2 5 से 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2b 4b प्लस 2c 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यह आ जाता है -6 इक्वल्स 4b प्लस 2c। हमारे पास b और c की फॉर्म में एक इक्वेशन, b और c की फॉर्म में एक इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मैं b को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो b इक्वल्स -3 माइनस c, है ना। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे b की जगह पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा -6 इक्वल्स 4 इंटू -3 माइनस c प्लस 2c। सो -6 इक्वल्स -12 माइनस 4c प्लस 2c। -12 इधर आके प्लस हो गया, -12 इधर आके प्लस हो गया प्लस 6 इक्वल्स -4c प्लस 2c -2c। c का आंसर आ गया -2। b का आंसर आ गया, अब c का आंसर आ गया तो c की वैल्यू यहाँ पे c में पुट कर देते हैं तो b इक्वल्स -3 -2 तो b इक्वल्स -1। हमारे पास b का आंसर भी आ गया, हमारे पास a का आंसर भी आ गया और हमारे पास c का आंसर भी आ गया, ठीक है। तो आई होप मैंने ये आंसर्स ठीक निकाले होंगे। -1 -2 और 2 ये तीनों आंसर्स आ गए हमारे पास। इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें हम यही करेंगे कि भाई हमारे पास हम इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे कहाँ पे, इसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास। अब ये हम अपना आंसर लिख रहे हैं, आपने ये आंसर मेंशन करना है, सिर्फ ये वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे छोड़ नहीं देना, शो करना है। a की वैल्यू क्या है 2 तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय x प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1 सो -x प्लस c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 तो 2 डिवाइड बाय x प्लस -x -2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब वही चीज़ आ गई, x के साथ माइनस है जिस तरह हमने यहाँ पे किया। अगर हम माइनस को बाहर लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम माइनस पूरा कॉमन लेंगे उसमें से। जब हम माइनस पूरा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर बना। इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, इसी वजह से मैं ज़रा कैलकुलेशन में बेसिक जो अलजब्रा चलता है वो मैं ज़रा स्पीड में लेके चलाऊँ। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये था हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 की हमने 2 एग्जांपल्स की। ये होते थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं लेकिन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और बड़ी आसानी से इनके अंदर मिस्टेक्स होती हैं। कौन सी? केयरलेस, सॉल्व करते करते केयरलेस मिस्टेक। अब क्योंकि इतने सारी दफ़ा नंबर्स को सॉल्व करना है, वेरिएबल्स को सॉल्व करना है सिंपल अलजेब्रा, बट क्या होता है कि सॉल्व करते हुए प्लस माइनस का एरर आ गया, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का एरर आ गया, जल्दी में कर रहे हैं, गलती होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इंतहाई आसान चीज़ है। अब जो केस नंबर 4 है,
केस नंबर 4 के लिए जगह तो मेरे पास थोड़ी सी कम है, लेकिन कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको समझा दूँ। केस 4, केस 4 है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, मैं नॉर्मल जो ओ लेवल्स वाला कॉन्सेप्ट है उससे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि भाई आपके पास 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/3 लिख सकते हैं कि 3 1 3 + 1 4, मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर इस मिक्स्ड नंबर को आप दो अलग अलग फ्रैक्शंस बना के सॉल्व करना लिखना चाहें, फ्रैक्शन से मुराद है कि एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर को आप 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक हो गया? तो पता ये लगा कि जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से आपके पास दो चीज़ें निकलती हैं। एक आपके पास होल नंबर जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा है, और एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। एक क्या निकल रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो होल नंबर्स हैं सारा हमने अभी जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, सिंपल अलजबरा, जो अलजबरा का चैप्टर पहला चैप्टर था हमारा, ये तो फर्दर अलजबरा है ना, जो अलजबरा का चैप्टर था उसमें हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से दो चीज़ें निकल रही हैं, एक है पॉलिनोमियल और एक है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस केस का इस पार्शियल फ्रैक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? होगा क्या कि वो आपको जिस तरह ये फ्रैक्शन दी थी ना स्टार्टिंग में, हमने इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया, सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया ये एक फ्रैक्शन थी। अब क्वेश्चन के अंदर वो आपको पहले ही बता देंगे। क्या बताएंगे? वो आपसे कहते हैं कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन है अभी जो फ्रैक्शन है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो मैं एक एग्जांपल कहता हूँ, x² + 3/x² - 4। जो एग्जांपल क्वेश्चन है दैट इज x² + 3/x² - 4। इसमें दो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इस एक एग्जांपल में। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये x² + 3/x² - 4 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास एक पॉलिनोमियल निकलेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। पार्शियल फ्रैक्शंस आप अप्लाई करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको पहले क्या करना है यार? आपको पहले एक उसको सॉल्व करना है इस तरीके से कि एक पॉलिनोमियल है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, जिस तरह ये हमें क्वेश्चन में बता दिया भाई ये एक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से। अगर इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से तो हम इसको डिवीजन करके कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। अब ये भी आपके पास पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम अलजबरा में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहीं पे यहाँ पे नीचे इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में x² + 3 को अगर मैं, थोड़ी जगह कम हो गई, x² - 4 से मैं डिवाइड करता हूँ x² + 3 को। x² - 4 से डिवाइड कर रहा हूँ x² + 3 को। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कर सकता हूँ ना। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई मुझे ऐसा कोई नंबर, कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिससे मैं x² - 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो कम से कम मेरे पास x² आ जाए। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x² - 4। साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे थे तो हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल आया वो ये था और जो रिमाइंडर आया वो ये था, x² + 3/x² - 4। तो पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास 1 प्लस
रिमाइंडर क्या आया था 7, जो रिमाइंडर होता है वो दोबारा न्यूमरेटर में आ जाता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया ना, एक पोलिनोमियल आ गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। ठीक हो गया कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया और इसमें हमारे पास एक पोलिनोमियल आ गया और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। जब हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कैम्ब्रिज वालों की ना बड़ी गुस्ताखियाँ हैं कि वो ऐसी ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब जहन में भी नहीं आ रहा होगा कि यार इसको क्या करें, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्या? नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर हो तो जो भी मैंने एग्जांपल किए हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ कोई एक और फैक्टर भी है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है। पर अगर इसके साथ एक और लीनियर फैक्टर भी होता तो इस तरह। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, दो लीनियर फैक्टर्स बना सकता हूँ। हमारे पास ओ लेवल्स की एक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो आगे उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो वो क्या बन जाती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2, है ना। अब 7 के नीचे दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हमारा काम आसान हो गया। ओह यस, ठीक है, दो लीनियर फैक्टर्स हो गए। अब हम इसको जो है ना सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस हम 1 के ऊपर तो अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शंस किस पे अप्लाई करेंगे? हम तो पार्शियल फ्रैक्शंस इस पे अप्लाई करेंगे ना। तो हम चुप करके इसको उठाते हैं अलग से, हम इसको यहाँ पे नीचे अलग से लिखते हैं। ये भी 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2, दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो दो फ्रैक्शंस बन जाएंगे। दो लीनियर फैक्टर्स हैं ना, दो फ्रैक्शंस बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। ठीक है, हम सीख चुके हैं केस नंबर 1 में। तो एक लीनियर फैक्टर की एक जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ x माइनस 2 और दूसरा डिनोमिनेटर x प्लस 2। न्यूमिनेटर में एक में आ गया a, एक में आ गया b। ठीक है, एक में a आ गया, एक में b आ गया। थ्रू आउट उठाया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आएगा x7 इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, किसके लिए हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं? अगर मैं a को 0 बनाता हूँ तो -2 पुट करता हूँ, b को 0 बनाना चाहूँ तो मैं x को 2 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं x 2 पुट करता हूँ, b 0 हो गया, 2 + 2 4, a की वैल्यू क्या आ गई 7/4। a की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह कम हो रही है, a की वैल्यू आ गई 7/4। अब मैं a को 0 बनाता हूँ, -2 पुट करता हूँ तो b आ जाता है आपके पास -4, तो b की वैल्यू आ गई -7/4। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब जब आपने आंसर अपना लिखना है ना अलग अलग करके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बड़े आप ही कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, घिचमिच किए जा रहे हैं। बस यार जगह थोड़ी सी कम है और मुझे कोशिश मेरी ये थी कि मैं आज दोनों केसेस को ना कवर अप कर जाऊँ ताकि पार्शियल फ्रैक्शंस हमारा ख़त्म हो जाए। और पार्शियल फ्रैक्शन में पहला जो केस था वो ज़रा काफ़ी जगह ले गया, तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। बेसिकली इसमें समझाने वाली चीज़ क्या थी, वो यही थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। खैर उसके ऊपर आता हूँ अभी। तो वैल्यू आई हमारे पास, आंसर आया। वैल्यू में हम अब आंसर हम कैसे लिखेंगे? आंसर में हम 1 को स्किप नहीं करेंगे, भूल नहीं जाएंगे। फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे 1 प्लस a है, a की वैल्यू है 7/4, तो हम इस लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 2, नो सॉरी x माइनस 2। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो -7/4 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है, इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको सिखा दी कि अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप पूरी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो एक आंसर जैसा यहाँ पे 7/4 आया, तो 7/4 को अगर मैं इस जगह के ऊपर पुट करता हूँ, 7 ऊपर आएगा, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना आपने। तो ये था हमारे पास केस नंबर 4, जो लास्ट केस था
पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक हो गया। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर ना समझ आई हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं एक दोबारा से एक अच्छी और वीडियो और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कि अपलोड करके आप लोगों को कर दूँ, लेकिन उम्मीद है समझ आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस काफ़ी सारी हैं। कैलकुलेशंस काफ़ी सारी क्या हैं, बस वही सेम, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो। ठीक है। केस नंबर 4 के अंदर क्या चीज़ ऐड हुई, कोई डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। आपके पास फैक्टर्स वही 3 तरह के हैं। कौन कौन से? लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास रिपीटेड फैक्टर्स हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स यही 3 हैं, ये पहले 3 केसेस। चौथे केस में क्या हुआ? चौथे केस में आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से इंक्रीज कर गया। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास एक स्टेप इंक्रीज हो गया। वो स्टेप इंक्रीज क्या हुआ कि भाई आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ा। लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ा ना, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड करके आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से 2 चीज़ें निकाली। एक आपने पॉलिनोमियल निकाला और दूसरा आपने एक प्रॉपर फ्रैक्शन निकाली। पॉलिनोमियल को एज इट इज़ रहने दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर आपने पार्शियल फ्रैक्शन के लॉज, जो रूल्स, जो केसेस हमने 3 पढ़े वो लगाए, वो लगा के उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई और एंड पे आंसर कंबाइन करके लिख दिया। हमने यही किया यहाँ पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवीजन की, पॉलिनोमियल की डिवीजन करके हमारे पास एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। जब एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो हमने उसको, जो पहले हमने ये डिनोमिनेटर भी देख लिया कि भाई डिनोमिनेटर को क्या हम लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं, बनाया। पार्शियल फ्रैक्शंस की ए और बी का आंसर आया और वो हमने फिर फाइनल आंसर लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शंस होता है हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है। तो फिर वही बात, मुझे थोड़ा सा चूँकि फील हो रहा है कि यार लास्ट केस है ना, बड़ा थोड़ा सा कंजस्टेड करके मैंने किया उसको, लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ आज आ गई होगी इस चीज़ की सारी। ठीक है। बाकी ये है कि बुक के अंदर भी बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल्स हैं, एक दफ़ा अगर आप वहाँ से भी देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक्सरसाइज जो है आई थिंक 7B ही है। 7B आपकी जो प्योर मैथमेटिक्स 2 और 3 की, आप उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है। लेकिन कीपिंग इन माइंड जो पहले अलजबरा हमने किया है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें सारा अप्लाई होगा। ए लेवल्स के अंदर कभी भी आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैंने पहली जो चीज़ पढ़ी है वो अब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अब मैं A2 में हूँ तो सिर्फ जो अभी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ वही टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर, उसी का कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? ये कैम्ब्रिज की हमारे ऊपर मेहरबानी है। उन्होंने क्या, सेल लग गई है, लूट लो नंबर। भाई इतने आसान टॉपिक हैं ये इतने इजी मार्क्स हैं कि आप मुफ्त के नंबर हैं भाई, आपने लेने ही लेने हैं। हर सूरत आपने इनको ठीक करना ही करना है। इन चैप्टर्स के अंदर आपने मार्क्स लूज़ नहीं करने, अलजबरा के अंदर मार्क्स लूज़ नहीं करने। पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर, फर्दर अलजबरा, इसके अंदर मार्क्स लूज़ नहीं करने। इससे अगला टॉपिक बायनोमियल, उसमें भी मार्क्स लूज़ नहीं करने। ये 2 चैप्टर्स हो गए। तीसरा चैप्टर कौन सा जिसके अंदर मार्क्स लूज़ नहीं करने? वो एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू इक्वेशन है, जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 6 बनता है। उसके अंदर भी मार्क्स लूज़ नहीं करने। ये मुफ्त के नंबर हैं सारे ये वाले। ठीक है। ये उन्होंने जहाँ बाकी थोड़े से टफ चैप्टर्स डाले हैं, यहाँ पे साथ उन्होंने बैलेंस करने के लिए ना आसानी भी कर देना, लगा वो शीशा जो है ना ज़रा बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे अब दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।